हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक का ये हमारा लेक्चर 8 है, जिसमें कुछ और जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं। जिसमें मेनली जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में वो करेंगे, एक तो डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप क्या है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। बाकी इसके साथ साथ जो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक है इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होगा एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को पहले तो हमें एक डेफिनेशन देखेंगे, डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, ए डेटा इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा टाइप क्या है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो हमारे डेटा होता है उसका वर्गीकरण होता है डेटा टाइप। यानी कि जो डेटा होता है, एक डेटा मान लीजिए, इसमें कई तरीके की जो है डेटा अगर अवेलेबल हैं तो उसको यहाँ पर डेटा टाइप्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाज विच टेल द कंपाइल और इंटरप्रेटर हाउ द प्रोग्रामर इंटेंड टू यूज द डेटा। देखिएगा, डेटा टाइप ऑफ ये एक क्लासिफिकेशन है डेटा का, जो कि क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को ये बताता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को ये बताता है कि जो प्रोग्रामर है वो किस तरीके से जो डेटा है उसको यूज करना चाहता है, उसका क्या इरादा है यूज करने का, किस तरीके से उसको डेटा को वो यूज करना चाहता है। तो यही चीजें जो है यहाँ पर जो है कंपाइल और इंटरप्रेटर को बताता है। कौन बताता है, डेटा टाइप। ठीक है, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट वेरियस डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स एंड बूलियंस। काफ़ी जो मतलब कि जो मोस्ट ऑफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि सी हो गया, C++, जावा, .NET हो गया, आपका पाइथन्स हो गया, ये सारे जो लैंग्वेजेज है वो कई तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। जिसमें इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं, रियल डेटा टाइप्स हो गए, कैरेक्टर डेटा टाइप्स हो गए, स्ट्रिंग्स डेटा टाइप्स हो गए, बूलियन डेटा टाइप्स हो गए। इन तरीके के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। परिभाषा आपको समझ में आ गई। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो वर्ड यहाँ पर आपके यहाँ पर नाम आए हैं इसके अंदर। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, अच्छे से इनकी डेफिनेशन बता दी थी पिछले लेक्चर में कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। समझ में आया था। सिंपल सी भाषा में बात करते, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है, मशीनरी लैंग्वेज में दोनों। चलिए यहाँ पर बाकी देखिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पर डेटा टाइप्स। हमने देख लिया कि डेटा टाइप्स जो है कहाँ यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर में क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए कॉमन डेटा टाइप्स जिसमें हमने अभी बात की है कि इंटीजर होते हैं, जो रियल होते हैं, जिनको फ्लोटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो इनको किस तरीके से कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, जो इंटीजर डेटा टाइप्स है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है होल्स नंबर्स में। और जिसके एग्जाम्पल्स अगर बात करते हैं आप इंटीजर डेटा टाइप के, तो इसमें जो -5 ले लीजिए आप, 0, 1, 2, 3, ये सारे जो है आपके इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स हैं। किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा तो 5 और कुछ कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, ट्रू फॉल्स दे दिया जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर 3.4 वो दे दिया जाएगा ऑप्शन में। तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है इंटीजर डेटा टाइप है, या फिर कौन सा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कौन सा बूलियन डेटा टाइप है। ठीक है, तो आपके ये एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा -5 इस तरीके से, या फिर 0, 1, 2, 3, ये आपके इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स है। वहीं फ्लोटिंग पॉइंट या फिर रियल डेटा टाइप्स होते हैं, वो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर जिसमें बीच में पॉइंट आता है, जैसे कि -80, 7.5, 0.0, 3.14। तो ये फ्रैक्शनल हो गया। ये तो आप सभी को कॉमन में पता है, मैथ्स में खूब पढ़ा होगा। एक होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स जो है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे कोई भी आपने वर्ड देख लिया, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हेलो वर्ड। ये यहाँ पर किस तरीके का आपको दे दिया जाएगा, हेलो वर्ड किस तरीके का डेटा टाइप है, तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, जिसमें एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। वहीं बूलियन का नाम भी आपने अच्छे से सुन रखा है। इसमें जो है जो मतलब कि ट्रू फॉल्स वाले जो होते हैं वही इसमें यूज कर देते हैं। जो लॉजिकल होते हैं ट्रू और फॉल्स, वो यहाँ पर बूलियन की कैटेगरी में खूब पढ़ा हमने। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। एक यहाँ पर नथिंग, जो मतलब कि इसमें कोई डाटा नहीं होता, नल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेटा टाइप्स होते हैं। और भी कई तरीके से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ते हैं पहले इसका। एक तो डेटा टाइप होता है यूजर डिफाइंड। किस तरीके का होता है, यूजर डिफाइंड होता है। जिस नाम से आपको पता चल रहा है यूजर डिफाइंड, मतलब कि ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये यूजर के द्वारा डिफाइंड किए जाते हैं। यूजर खुद जो है डिफाइन करता है अपनी तरफ से कोई भी डेटा को। ठीक है, जो
उसके बाद में देख एक दूसरा होता है बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, मतलब कि पहले से बने होते हैं, उनको डायरेक्टली जो है इंसर्ट कर दिया जाता है उठा के कंप्यूटर। ठीक है, तो जो सिस्टम होता है उसमें एक तो पहले से बने हुए डेटा टाइप्स होते हैं और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की। एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ द यूजर टू क्रिएट देयर ओन डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी मान लीजिए प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, यूजर जो प्रोग्राम कर रहा होता है तो उसको कई तरह के डेटा टाइप्स की जो है नीड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या फैसिलिटी होती है कि यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है कोई भी किसी भी प्रकार का एक डाटा टाइप जो है वो क्रिएट कर सकता है। The data types that are defined by the user are known as user defined data type, जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है डेटा। एग्जाम्पल के जरूर अगर हम बात करते हैं, देखिए जो एरेज होते हैं, क्लासेज होती है, जो स्ट्रक्चर, यूनियंस और एन्यूमरेशंस, पॉइंटर्स, ये सारे जो है ये यहाँ पर किस तरीके के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। These data types hold more complexity than predefined data types। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में। ठीक है, क्योंकि वो खुद अपनी तरफ से डिफाइन करता है, तो वो कुछ भी डिफाइन कर देगा तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या बताया था अभी, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे अरे हो गया, यूनियंस, क्लासेस जो हम डिफाइन करते हैं, एन्यूमरेशंस हो गया आपका, और पॉइंटर्स और टाइप डिफाइंड, जो भी मतलब कि इस तरीके के जो ये होते हैं, ये सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, वहीं हम अगर बिल्ट इन डेटा टाइप्स की अगर बात करते हैं, जो ऑलरेडी कंप्यूटर में जो सिस्टम हमारा प्रोग्राम होता है उसमें बिल्ट इन होते हैं, पहले से फीड होते हैं, तो उनमें आपके जो है किस तरीके के आते हैं, आपके इंटीजर आ गए, फ्लोट आ गए, बूलियंस, कैरेक्टर्स, वॉइड्स, डबल, ये सारे जो है किस तरीके के बिल्ट इन होते हैं ऑलरेडी कंप्यूटर हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये बिल्ट इन डेटा टाइप के एग्जाम्पल है। बूलियंस जो हमने ऊपर देखा है, जो ट्रू होल्स वाला सीन होता है, ठीक है, वो आपके प्री डिफाइंड होता है, बिल्ट इन होता है। ठीक है, और उसके अलावा इंटीजर आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, INT। उसके अलावा फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया, डबल, सी करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि दो डेटा टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स का टाइप और जो मतलब की है डेफिनेशन वो हमने डिस्कस की है। तो ये डेटा टाइप का पॉइंट हमारा कंप्लीट है। उसके बाद में हम यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट आता है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का। कौन सा? स्कोप ऑफ वेरिएबल्स जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपके सिलेबस में है तो इसको डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है स्कोप इन वेरिएबल्स। देखिएगा, चलिए शुरुआत यहाँ पर करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा डेफिनेशन क्या है इसकी। स्कोप इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेल हाउ फार ये वेरिएबल कैन बी रीड और एक्सेस्ड। क्या बोल रहा है ये? स्कोप जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यह बताता है कि कोई वेरिएबल कहाँ तक रीड कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वी कैन नॉट एक्सेस दैट वेरिएबल आफ्टर दैट एरिया और बाउंड्री। इन सी वी कैन डिफाइन वेरिएबल इन 3 प्लेसेस। यानी कि यहाँ पर देखिएगा उस एरिया या बाउंड्री के बाद उस वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखिएगा, एक बार फिर से मैं इसको पूरा कंप्लीट एक सिंपल लैंग्वेज में रीड कर बोलता हूँ हिंदी में। देखिएगा स्कोप यहाँ पर देखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें यह बताता है कि कोई जो वेरिएबल है, कोई भी हमारा वेरिएबल, मान लीजिए आप जैसे कि वेरिएबल आपने VAR डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्या डिफाइन कर दिया? VAR। इसको यहाँ पर कहाँ तक रीड कर सकता है प्रोग्राम में इसको कहाँ तक रीड किया जा सकता है और कहाँ तक इसको एक्सेस किया जा सकता है, इसकी जो लिमिट्स है उनको यहाँ पर जो है ये स्कोप जो है हमें बताता है। कौन बताता है? स्कोप बताता है। और यहाँ पे साथ ही उस एरिया या बाउंड्री के बाद जो है हम उस वेरिएबल को क्या नहीं कर सकते, ना तो एक्सेस नहीं कर सकते फिर। तो ये यहाँ पर हमें कौन बताता है? स्कोप बताता है। हमें थोड़ा सा इससे एग्जांपल से देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। सी में जो है वेरिएबल्स जो है 3 जगह हम डिफाइन कर सकते हैं। जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर वेरिएबल्स को हम 3 जगह डिफाइन कर सकते हैं। तो या फिर आप कह सकते हो वेरिएबल्स
के जो है टाइप्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो होता है यहाँ पर लोकल वेरिएबल। कौन सा? लोकल वेरिएबल। दूसरा होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल, और तीसरा होता है यहाँ पर आपका फॉर्मल पैरामीटर। इन तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। किसकी? लोकल वेरिएबल की। देखिएगा यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल है, व्हेन वी डिफाइन ये वेरिएबल इनसाइड ये फंक्शन, इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल एंड वी कैन नॉट एक्सेस दीज वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है? जब हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं लोकल वेरिएबल में, तो वो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं और उसे क्या बोलते हैं हम? लोकल वेरिएबल। और उसको जो है उस फंक्शन के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये एग्जांपल में हम समझते हैं। जो ये आपका एक प्रोग्राम है जो आपके सामने लिखा है, ये आपका मेन फंक्शन है ये वाला, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर एक और हमने फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पर fun को जो है यहाँ पर वापस से हमने डिफाइन किया है, और प्रिंट यहाँ पर वेरिएबल लिया है। एक वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिया var नाम का, और इसकी वैल्यू कितनी डिफाइन कर दी? 34 डिफाइन हमने कर दी। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो वेरिएबल है, हम जो है इसको केवल और केवल यहीं पर एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर बोलोगे कि यहाँ पर हमें प्रिंट एफ कर रहा है, तो क्या आपको ये आउटपुट मिलेगा? वेरिएबल ये मिलेगा आपको? तो ये नहीं मिलेगा। आपको क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है ये वाला हमने जो यहाँ पर डिक्लेयर किया है, वो केवल और केवल यहाँ पर जो ये कर्ली ब्रैकेट्स लग रहा है यहीं तक सीमित है। यहाँ से ये आपका मेन फंक्शन है, यहाँ से और यहाँ तक क्लोज हो जाता है ये, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है ये वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं। आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन, जो हमारा फंक्शन जो हम यहाँ पर डिफाइन किया है उसमें ही इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। इस फंक्शन के बाहर से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करोगे इसको प्रिंट करने की, तो ये आपको क्या करेगा? एरर दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करोगे, तो ट्राइंग टू एक्सेस वेरिएबल आउटसाइड द मेन फंक्शन, तो ये आपको एरर दिखा देगा। तो स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज विद इन मेन फंक्शंस ओनली। तो इसका जो स्कोप है वो मेन फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल का। देयरफॉर कॉल्ड लोकल टू मेन फंक्शन। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये लोकल केवल और केवल एक फंक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। वहीं यहाँ पर हम दूसरा जो है इसका टाइप हुआ है वो है ग्लोबल वेरिएबल्स। देखिएगा ग्लोबल वेरिएबल्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो दीज वेरिएबल दैट आर डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। समझ में आया? यानी कि इस वेरिएबल्स को जो है यहाँ पे आर डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, जो सभी फंक्शंस है प्रोग्राम के अंदर वहां पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। कहीं पर भी इसको जो है डिफाइन किया जा सकता है, कहीं पर भी इसको यूज किया जा सकता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। हम जो ऐसा नहीं कि इसको केवल मेन फंक्शन में यूज कर सकते हैं, इसको आप मेन फंक्शन के अलावा दूसरे जो अदर जो फंक्शन है वहीं पे भी डिफाइन करके इसका आउटपुट आप ले सकते हैं। वी कैन एक्सेस सच वेरिएबल्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है हमारा वहाँ पे कहीं पे भी जो है इसको एक्सेस किया जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल है, प्रोग्राम आपके सामने है। इसमें हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है 10, जिसकी वैल्यू कितनी है? वेरिएबल var वेर ले लिया हमने, जिसका वैल्यू हमने कितना डिफाइन किया है? 10 डिफाइन किया है। ये हमारा यहाँ पर एक जो है मेन फंक्शन है। ये हमारा क्या है? ये देखिएगा ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और एक फंक्शन ये ऊपर का लगा है आपका। अब यहाँ पर हम देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ पर हमने मान लीजिए जो है इसको प्रिंट एफ किया, ठीक है। तो आपका जो वेरिएबल है यहाँ पे डिफाइन करके इसको जो है प्रिंट एफ करता है, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? एक वेरिएबल हमने यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, वेरिएबल इक्वल टू 10 यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस वाले फंक्शन में, और एक जो दूसरा वेरिएबल है var, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 3 डिफाइन कर दी एक दूसरे वेरिएबल दूसरे फंक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, जो है प्रिंट एफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रिंट एफ करते हैं इस वाले फंक्शन को, वेरिएबल को इसमें, ठीक है। तो क्या हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा, 3 मिलेगा हमें आउटपुट।
क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल्स हो जितना जो पहले क्लोज होता है उसको डिफाइन करता है सबसे पहले। क्लोज में पहले 3 है, उसके बाद में यहाँ पर दूर गैप जो ये दूसरा फंक्शन होगा तो पहले 3 को यहाँ पर आउटपुट में देगा हमें, ठीक है। वहीं यहाँ पर एक और फंक्शन जो है, इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं और प्रिंट एफ करते हैं इस वेरिएबल को। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें कौन सा वेरिएबल मिले, आउटपुट किस वेरिएबल का मिलेगा, इसका मिलेगा या इसका मिलेगा, तो यहाँ पर हमें 10 का मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको, तो एक फंक्शन हमारा ये हो गया, एक ये हो गया यहाँ पर। तो वेरिएबल अलग अलग फंक्शन में हमने अलग अलग वेरिएबल लिखी है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि जो ये मतलब कि वेरिएबल्स है ये आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन, सभी फंक्शंस के बाहर जो है ये काम करता है और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको ग्लोबल वेरिएबल नाम दिया गया है। इट विल एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल, मतलब कि प्रोग्राम में कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है इस वेरिएबल्स को, इसलिए इसको ग्लोबल नाम दिया। मीन व्हेन वी प्रिंट वेरिएबल्स आउटसाइड द मेन फंक्शन और इन एनी अदर फंक्शन इट्स वैल्यू विल बी ग्लोबल वैल्यू, ठीक है। तो हम जो मेन फंक्शन हमारा है फिर जो अदर फंक्शन है वहां से इसको आउट प्रिंट कर सकते हैं। एक यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर है, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, ग्लोबल, लोकल और एक फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, व्हेन वी डिफाइन ए वेरिएबल इन इट्स फंक्शन सिग्नेचर व्हाइल डिफाइनिंग ए फंक्शन इट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। ये आपको समझ में आ गया, यानी कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते समय उसके फंक्शन सिग्नेचर में किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसको फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, एक जो है नोट लगा के लिखा हुआ है कि फॉर गुड प्रोग्रामिंग आफ्टर डिफाइन ये वेरिएबल डेफिनेटली इनिशियलाइज इट बाय गिवन इट ए वैल्यू। जब भी हम जो है एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको आप वैल्यू जरूर दीजिएगा जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका रीजन क्या है वैल्यू देने का। हमने जैसे कि यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है var, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने दी है 10, यहाँ पर var वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू दी है हमने 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ऐसा वैल्यू असाइन करना जो है एक काफ़ी ज़रूरी स्टेप होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देखिएगा इट इज यहाँ पर आल्सो नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरिएबल बिकॉज इफ वी स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट इनिशियलाइजिंग इट आफ्टर डिफाइनिंग द वेरिएबल। अगर यहाँ पर हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मान लीजिए वेरिएबल var डिफाइन कर दिया, अगर हम उसको वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं और उसको डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो वहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मेमोरी लोकेशन पर जो पहले से मौजूद वैल्यू है वो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा, वो आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। जो हमारे कुछ काम की नहीं है, पहले से डिफाइंड थी, उसको उसने आउटपुट दे दिया, तो इसको गार्बेज वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो हमारे कोई भी काम की नहीं होती, जो गार्बेज वैल्यू होती है, इसीलिए यहाँ पर हमें अगर अच्छी प्रोग्रामिंग करनी होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वेरिएबल के साथ उसका जो वैल्यू है वो भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ ये सारी चीज़ें थी, उसके बाद में जो वेरिएबल के बारे में हमने डिस्कस किया, अब आते हैं हम ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। देखिएगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, पहले तो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में ऑपरेटर जो वर्ड है ये क्या होता है इसको समझते हैं। ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो डेटा और वेरिएबल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए इनको यहाँ पर ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। ऑपरेटर्स के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है जिसमें हम अर्थमेटिकल जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस और आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो भी होता है, डिवाइड जो भी होता है, ये सारे ऑपरेटर्स जो है ये आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, ये सारे हमने पढ़े भी थे पहले। एक होता है रिलेशंस ऑपरेटर्स, कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर बात करते हो तो ये यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है किसके, रिलेशनल ऑपरेटर के, ठीक है। ग्रेटर देन एंड इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर देन, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी ना, ठीक है, वो इक्वल टू, ग्रेटर देन, सारी चीज़ें, तो वो सारे यहाँ पर इसमें आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स में। तीसरा यहाँ पर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स
इसके एग्जाम्पल हैं ये वाले। कौन से? ये सारे के सारे जो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में देखिएगा एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल है ये वाले। इसमें ये सारे के सारे जो है आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स की, तो एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें यहाँ पर ये इस टाइप्स के होते हैं। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं यहाँ पर एक होता है मिसलेनियस ऑपरेटर्स, और यहाँ पर इसको अदर ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, जिसमें एक तो साइज ऑफ, इस तरीके के जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे जो है अदर ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स पढ़ा है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये इसके टाइप्स हैं, और एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देखे ऑपरेटर्स। अब देखिएगा यहाँ पर ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल तो देख लिए, लेकिन ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस ये क्या होता है, ये जो वर्ड है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज ए वे टू डिटरमाइन विच ऑपरेटर विल एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड विच ऑपरेटर विल एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन देयर इज मोर देन वन ऑपरेटर। समझ में आया? देखिएगा जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके अंदर मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक जो है ऑपरेटर्स अवेलेबल है। ऑपरेटर्स ये वाले, इसमें हमारे पास मान लीजिए काफ़ी सारे, मान लीजिए प्लस भी ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है, उसमें आपके पास माइनस भी है, और आपके पास जो है डिवाइड का भी है, और मल्टीप्लाई का भी है। ये सारे ऑपरेटर्स मान लीजिए आपके वहाँ पे यूज हो रहे हैं प्रोग्राम में। तो हमको जो है पहले कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, प्लस यूज करना है या माइनस यूज करना है, वो सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ऑपरेटर प्रीसीडेंस जो है इसको हमें बताता है। कौन बताता है? ऑपरेटर प्रीसीडेंस इसको हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही इसका उपयोग है ऑपरेटर प्रीसीडेंस का। All operators are given priority by operator precedence and the expressions is executed on the basis of priority। तो यहाँ पर जो सभी ऑपरेटर्स हैं उनको ये प्रायोरिटी डिसाइड करता है। कौन? ये प्रायोरिटी देता है कि कौन से ऑपरेटर को मुझे पहले भेजना है, कौन से को बाद में भेजना है। ठीक है, ये काम होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब यहाँ पर देखिएगा ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट क्यों यूज में किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज़ हम दिखे। मान लीजिए हम जो है कोई भी, सपोज वी हैव ए स्टेटमेंट इन विच वी हैव टू डू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, etc। हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, उसमें हमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिवीजन करना है, इन सभी को यहाँ पर एक साथ हमें करना है इन ए सिंगल स्टेटमेंट। एंड if we do not have the concept of operator precedence, then we have to solve it either in left to right या फिर right to left। मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर ऑपरेटर्स है, ये वैल्यू है आपकी इंटीजर में ऑपरेटर्स में। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, इनको हमको क्या करना है? सोल्व करना है। ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करोगे इनको जब आपके पास प्रेसिडेंस नहीं है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस? तो हम क्या करेंगे, या तो दो लॉजिक लगा लेंगे, या तो इधर से इधर इसको सोल्व करते जाएंगे। पहले 10 + 20 कर लेंगे और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, इधर से इधर कर इसको सोल्व करते जाएंगे, पहले 10 × 20, फिर जो आंसर आएगा उसको 10 से। लेकिन ये जो है इसका आंसर आप हमेशा गलत निकालोगे। आपको पता है एक बोर्ड मास का रूल है, वो भी लगाते हैं। ठीक है, किसके अंदर? मैथमेटिक्स में। तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ये। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते इसको। हमको इसको सोल्व करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? ऑपरेटर प्रेसिडेंस का यूज करना पड़ेगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो कैसे यूज सोल्व कर देगा इसको, ये भी हम जान लें। अब हमने देखा कि ये जो है हम इससे राइट टू लेफ्ट इसको सोल्व करेंगे तो आउटपुट हमारा इनको सोल्व करने पर इस तरीके से इनको सोल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो हमारा 300 आएगा, और राइट टू लेफ्ट इसको सोल्व करेंगे तो 210 आएगा इस वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम सेम कैलकुलेशन को ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूप में इसको अगर करते हैं तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है ये किस तरीके से सोल्व करता है, तो ये अपना रूल लगाएगा। जैसे हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं वैसे ही ऑपरेटर प्रेसिडेंस में जो है ये अपना रूल लगाएगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है या फिर एडिशन को सोल्व करना है, फिर या जो है डिवाइडेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये अपना जो है रूल लगाएगा। तो ये क्या करेगा, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे, देखिएगा इन सी लैंग्वेज प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज मोर देन प्लस ऑपरेटर। जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंस होता है मल्टीप्लिकेशन का,
मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का वो किससे ज़्यादा होता है, प्लस ऑपरेटर से। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई होने के बाद में एडिशन का होगा। तो इस तरीके से पहले जो प्रेसिडेंस है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और फिर यहाँ पर क्या करेगा, एडिशन करेगा। तो ये आपके इसीलिए जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज की जाती है। समझ में आ गया यहाँ पर। तो ये सारा इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।